साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा के इस सीरीज में आपने भाग 16 में सुना बौरीगढ़ की लड़ाई के बारे में, जिसमें आपने सुना कि उदल ने किस तरह से अपनी बहन चंद्रावती को उसके ससुराल से विदाई करके महोबा लेकर आया। उसमें आपने यह भी सुना कि मामा माहिल किसी न किसी तरह से महोबा के वीरों को मरवाना चाहता था। यह आल्हा उदल के वीर गाथा का भाग 17 है। इसमें हम सुनेंगे सिरसागढ़ की लड़ाई के बारे में। सिरसागढ़ जो कि कभी मलखान के पिता बछराज का हुआ करता था, लेकिन बछराज की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान ने सिरसागढ़ को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और अपने भांजे पारथ सिंह को वहां का राजा बनाकर बैठा दिया। इस भाग में हम सुनेंगे कि मलखान ने किस तरह से लड़ाई करके अपने पिता का खोया हुआ किला जीतकर वापस लिया। कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे परिवार यानी हिंदीवादी ज्ञान परिवार में शामिल हो जाएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, आल्हा को बड़ा भाई मानकर उदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेबा सब उसकी आज्ञा को पिता की आज्ञा मानकर पालन किया करते थे। एक दिन मलखान ने आल्हा से शिकार खेलने जाने की अनुमति मांगी। तब आल्हा ने समझाया कि बेवजह किसी से कोई लड़ाई न करना, अपने क्षेत्र में ही शिकार करना, क्योंकि अभी माड़वगढ़ की लड़ाई से अपनी सेना उबर नहीं पाई है। इस पर मलखान ने कहा, दादा, मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ और अकेले ही जाऊँगा, सेना को ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आल्हा ने अनुमति देते हुए फिर से मलखान को समझाया कि किसी से उलझना मत। इस पर मलखान बोला, दादा, पहली गलती पर ध्यान नहीं दूंगा, दूसरी बार किसी ने छेड़ा तो क्षमा कर दूंगा, पर तीसरी बार गाली दी तो मुंह में तलवार ठूंस दूंगा। इस तरह मलखान अकेला ही शिकार खेलने निकल पड़ा। दूर तक जंगल में भटकता रहा, परंतु कोई शिकार करने लायक पशु नहीं मिला। दोपहर के बाद उसे एक हिरन दिखाई दिया। मलखान ने हिरन पर निशाना साधा और तीर चला दिया। हिरन वहीं जमीन पर गिर गया। मलखान हिरन के पास पहुंचा ही था कि तभी सिरसागढ़ का राजा पारथ अपने घोड़े पर सवार हुआ वहां पर आ पहुंचा। मलखान से पारथ बोला कि मेरे शिकार को तुमने क्यों मारा? मैं इसे बहुत दूर से घेर कर ला रहा हूं और तुमने इसे मार दिया। इस पर मलखान बोला, मैंने इसे मारा है तो यह मेरा ही होगा। पहले तुम अगर मार देते तो मैं कुछ नहीं कहता, पर तुम हो कौन? मलखान ने उससे सवाल पूछा। पारथ तो नया नया राजा बना था, क्रोध से कांपने लगा। बोला, मैं सिरसा का स्वामी हूँ, मेरा नाम पारथ है, दिल्लीपति पृथ्वीराज का भतीजा हूँ, पर तुम मेरे राज्य में कैसे घुस गए? तुम कौन हो? तब मलखान ने कहा, मेरा नाम मलखान है, महोबा का राजकुमार हूँ। यह क्षेत्र महोबा की सीमा में है, तुम्हारे बाप का नहीं है। इस पर पारथ सिंह ने कहा, पहले यहाँ बछराज का राज था, उसके मरने के बाद दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और मुझे यहाँ का शासन सौंप दिया। यह सुनकर तो जैसे मलखान विफर गया। अच्छा, तो यह मेरे ही पिता का है, मैं ही बछराज का पुत्र हूँ। तब पारथ सिंह ने कहा, तो ठीक है, मैं पहले तेरा ही शिकार करता हूँ, पहले अपने मन की निकाल ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। फिर मलखान ने कहा, पहला वार तुम ही करो, हम तो कभी पहला वार नहीं करते, भागते हुए को पीछे से नहीं मारते, निहत्थे शत्रु को नहीं मारते, स्त्री पर हथियार भी नहीं उठाते। लो, करो अपना पहला वार, मैं तैयार हूँ। पारथ सिंह ने पीछे हटकर भाला खींचकर मलखे पर मारा। मलखे ने बाएं होकर वार बचा लिया। फिर उसने सांग उठाकर फेंकी तो मलखान की घोड़ी हट गई और सांग धरती पर जा गिरी। क्रोध में पारथ ने तलवार निकाल ली, बिल्कुल पास आकर तलवार की चोट की। मलखान ने अपनी ढाल से चोट बचाई और फिर वार किया। कुछ देर तक खटाखट तलवारें बजती रहीं, परंतु मलखे की घोड़ी ने अगले दोनों पांव उठाकर पारथ के घोड़े पर ऐसा आक्रमण किया कि घोड़ा उल्टे पांव भाग गया। और मलखान तो पहले ही बता चुका था कि मैं भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं करता। अब मलखान अपना मारा हुआ शिकार लेकर चला आया। महोबा पहुंचकर उसने आल्हा को सारी बात बताई, फिर सिरसा पर अपने अधिकार की बात कही। आल्हा ने कहा, उस विषय पर तो बात राजा परिमाल से होनी चाहिए, यह दो राज्यों का मामला है, नीति का प्रश्न है, आप राजा से चर्चा करो।
राजा परमाल का दरबार इंद्र के सामान शोभित था। मलखान ने प्रवेश करते ही महाराज को प्रणाम किया और फिर राजा के समीप पहुंच गया। राजा परिमाल ने उसे अपने निकट बैठाया और पूछा, बेटा मलखान, आज क्या समस्या आ गई? क्या किसी ने अपशब्द कहे या मुझसे कुछ लेना चाहते हो? बिना संकोच कहो। बेटे, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। ब्रह्मानंद से पहले तुम ही मेरे पुत्र हो। तुम्हारे पराक्रम से आज महोबे की शान है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। तब मलखान ने कहा, सिरसागढ़ पर मेरे पिता का राज था। मैं अपना राज वापस लेना चाहता हूँ। महाराज, आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप सिर्फ युद्ध की अनुमति प्रदान करें। तब राजा परिमाल समझाने लगे, तुम महोबे के राजकुमार हो। शांति से अपने राज्य में मौज करो। सिरसा की इच्छा ही मत करो। दिल्लीपति पृथ्वीराज से शत्रुता करना हमें भारी पड़ सकता है। बैठे बिठाए हम मुसीबत मोल क्यों लें? मलखान की समझ में कोई उपदेश नहीं आ रहा था। उसने तो एक ही रट लगा रखी थी कि हमारे जवान होते हुए हमारे हिस्से पर कोई और राज कैसे करे। यह हमारी शान के विरुद्ध है। अतः वह तो युद्ध की अनुमति के अतिरिक्त कुछ और सुनना ही नहीं चाहता था। इसलिए मलखान बोला, मैं खुद आग में कूदना चाहता हूँ। मैं स्वयं मृत्यु का स्वाद लेना चाहता हूँ। आपने मुझे पाला है, प्यार दिया है, आपका अधिकार है, अतः आपकी अनुमति चाहता हूँ। विवश होकर नम आंखों से राजा परिमाल ने कहा, अच्छा तो यही रहेगा कि पृथ्वीराज से शत्रुता मोल न ले, परंतु यदि सिरसा लेना तेरी जिद ही है तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ और तेरी विजय का कामना करता हूँ। मलखान ने राजा के चरण स्पर्श किए और तुरंत दरबार से चल पड़ा। उसमें एक अदम्य उत्साह था। वह रानी मलहना के पास भी आशीर्वाद लेने गया। माता मलहना ने उसे पुचकारा, छाती से लगाया और विजय के लिए आशीष दिया, परंतु अकेले जाते देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। अंत में वह माता तिलका के पास गया, उनसे भी गले मिला, चरण स्पर्श किया और चल पड़ा। तब तक और सैकड़ों साथी वहां पर पहुंच गए थे। मलखान ने उन्हें लौट जाने को कहा, परंतु वे सब साथ चल दिए और बोले, साथ खेले हैं, साथ खाना खाया है, साथ पढ़े हैं, साथ ही युद्ध की कला सीखी है, अब साथ जीना मरना भी है। हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। मलखान अपने साथियों के साथ सिरसा की ओर चल पड़ा। घने जंगल पार करके जब सिरसा 3 कोस रह गया तो उन्होंने काफिला रोक दिया और रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः उठकर नित्यक्रम से निवृत्त हो युद्ध की तैयारी करने लगे। तभी विचार बना कि सिरसा के पारथ सिंह को पत्र लिखकर सावधान करना चाहिए। मलखान ने पत्र लिखा और सम्मान पूर्वक संबोधन करके लिखा, सिरसागढ़ मेरे बाप का है, मैं इसे लेने आ गया हूँ। आप तुरंत सिरसा खाली करके चले जाएं। इसी में दोनों पक्षों और नगरवासियों का हित है, अन्यथा युद्ध से निर्णय तो हो ही जाएगा। हरकारा पत्र लेकर पारथ के पास पहुंच गया। पत्र पढ़कर पारथ क्रोधित हो गया और उसी समय सेनापति को युद्ध के लिए तैयारी का आदेश दे दिया। इधर के नगाड़ों की आवाज के साथ ही मलखान भी सिरसा की ओर आगे बढ़ा। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आ गई और युद्ध शुरू हो गया। मलखान से पारथ पहले ही घबराया हुआ था और उस पर से मलखान का रौद्र रूप देखकर सिरसा के सैनिकों में भी भगदड़ मच गई। पारथ भी शाम होने तक तो लड़ा, फिर उसने दिल्लीपति पृथ्वीराज को संदेश भेज दिया कि महोबा वालों ने आक्रमण कर दिया है, आप मदद के लिए सेना भेज दो। हरकारा रात भर घोड़ा दौड़ाता हुआ दिल्ली पहुंचा और राजा पृथ्वीराज को पत्र दे दिया। पृथ्वीराज ने धांधु के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। साथ ही धीर सिंह को भी संदेश भेज दिया कि वह अपनी सेना ले जाकर पारथ की सहायता करे। इधर सुबह होते ही महोबे में राजा परिमाल ने आल्हा से कहा, यदि मलखान को भगवान न चाहे कुछ हो गया तो जगहंसाई होगी। सब कहेंगे कि अकेले लड़कियों को भेजकर मरवा दिया। अब सेना लेकर सिरसा पहुंचो और मलखान की भरपूर सहायता करो। महोबे की सेना तोपे, हाथी, घोड़े और पैदल सब आनन फानन में तैयार होकर चल पड़े। उदल के नेतृत्व में सेना सिरसा पहुंचने लगी। जब आल्हा को पता चला कि धीर सिंह भी लड़ने को तैयार है तो आल्हा भी अपनी सेना को साथ लेकर मलखान की सहायता के लिए चल पड़ा। धांधु, चौड़ा और चंदन की फौज तो दिल्ली से सिरसा पहुंच ही रही थी। इधर रास्ते में धीर सिंह और आल्हा से आमना सामना हो गया और दोनों टकरा गए। धीरज सिंह ने कहा कि सामने से अपना घोड़ा हटाओ। आल्हा बोले, हमारा घोड़ा कहर है, आप अपनी हाथी दाएं या बाएं कर लो। इसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों भिड़ गए तो धीरज ने सांग फेंक कर मारी। आल्हा ने बचाव कर लिया, सांग नीचे जा गिरा। धीरज ने फिर बुर्ज उठाकर चलाया। आल्हा ने उसे पकड़ लिया। धीरज ने जोर लगाया पर छुड़ा नहीं सका और हौदे से नीचे कूद गया।
धीरज ने तब आल्हा से पूछा कि कौन हो तुम। तब आल्हा ने कहा, मैं दशराज का पुत्र आल्हा हूँ, महोबे के राजा परिमाल का पालित हूँ। मैं धीर सिंह से मिलने जा रहा था। आल्हा की बात सुनकर धीरज सिंह ने कहा कि मैं ही धीर सिंह हूँ। तब आल्हा ने कहा कि तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरज भी आल्हा से मिलकर खुश हुआ और दोनों मित्र बन गए। आल्हा ने कहा, बछराज चाचा के मृत्यु के बाद पृथ्वीराज ने हमारे सिरसा पर कब्जा कर लिया। पारथ सिंह से कहकर सिरसा वापस दिलवा दो, क्यों खून खराबा किया जाए। धीरज की समझ में भी यही न्याय लगा। सिरसा पहुंचकर उसने पारथ को बुलाकर समझाया, परंतु स्वार्थ के सामने न्याय कभी समझ में नहीं आता। पारथ नहीं माना और दोनों ओर से सेनाएं लड़ने को तैयार हो गई। तब पारथ बोला, क्यों न एक एक वीर अपनी अपनी बराबरी से लड़े। आल्हा ने समर्थन करते हुए कहा, ठीक है। फिर पारथ और मलखान लड़े, धांधु और उदल भिड़े। धीरज सिंह से ताल्हन सैयद लड़े, चंदन से ढेवा और चौड़ा राय से स्वयं आल्हा लड़ गए। युद्ध शुरू हो गया। महोबे के वीरों के सामने कोई वीर डट नहीं पाया। सनासन तीर चलने लगे, तीर पक्षी की तरह उड़ने लगे। सिरसा की प्रजा में भी हाहाकार होने लगी। सेना के जवान गिरते हुए कटे पेड़ों से लग रहे थे। पारथ सिंह जान बचाकर दिल्ली भाग गया। सिरसा फतह हो गया। आल्हा ने मलखान को सिरसा में ही राज करने को छोड़ दिया। बाकी वीर महोबा को वापस चले गए। मलखान ने ताल्हन चाचा से कहा कि मुझे 10 तोप, 50 हाथी, 100 घोड़े और 800 पैदल सैनिक दे दो। ताल्हन ने तुरंत इतने हथियारबंद सैनिक दे दिए और कहा कि जब भी किसी वस्तु की जरूरत हो तो महोबे को खबर कर देना। आल्हा, उदल, ढेबा, ब्रह्मा और ताल्हन महोबा लौट आए। विजय का समाचार सुनकर राजा और प्रजा सब खुश हो गए। माताएं भी प्रसन्न हो गई। रानी तिलका और दिवला ने सिरसा जाने की इच्छा प्रकट की। उधर पारथ ने दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज से सब हाल सुनाया और कहा कि आप दिल्ली से भारी सेना भेजकर सिरसागढ़ वापस दिलवा दो। पृथ्वीराज ने उसे समझा दिया कि सिरसा एक छोटा सा स्थान है, उसके लिए हमें दिल्ली से सेना नहीं भेजनी चाहिए। कभी मौका देखकर हम सिरसा पर फिर से अधिकार कर लेंगे। तब पारथ दिल्ली में ही रह गया और मलखान सिरसा का राजा बन गया। तो साथियों, आशा करता हूं कि आल्हा उदल के वीर गाथा का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। आल्हा उदल के वीर गाथा के सीरीज की आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।